हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम इस वीडियो में एक ऐसी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में हम फिजिक्स में बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कितने सारे एग्जाम्स में ये यूजफुल होने वाले हैं एमसीक्यूज। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस फोर्स पर डिस्कस किए हैं, कुछ एनर्जी पर आपको मिलने वाले हैं, कुछ मोशन पर आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। राइट, लाइट चैप्टर से भी मैंने कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज डाले हैं। देखिए, फोर्स, एनर्जी, मोशन, लाइट एंड वेलोसिटी और स्पीड से भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं इन एग्जाम्स में। अभी टेट का, सुपर टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी ये आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस दैम और आप बने रहना लास्ट तक, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होने वाले हैं क्योंकि इन एग्जाम्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो एवरेज ही होते हैं, क्योंकि हमने वो नहीं पढ़े होते हैं इसलिए हमें वो टफ लगते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय ई एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, देन द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज। यहाँ पर चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट किया गया है और मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो रिलेशंस दिए हुए हैं इसमें जो करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी E इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब ये कैसे आया समझ लेते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है दोस्तों, होता है E इक्वल्स टू 1/2 mv², यानी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर E से डिनोट किया गया है, बोला गया है शुरू में। ओके, अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में यानी हाफ mv² जो लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, हम इसमें अगर m से मल्टीप्लाई कर दें और m से ही डिवाइड कर दें तो कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी नंबर को आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा देखिए m² v² और डिनोमिनेटर में हो जाएगा देखिए 2m। राइट, अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख लेते हैं पहले। ये हो गया E इक्वल्स टू m² v² अपॉन 2m, है ना। अब देखिए, वी नो दैट कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी। राइट, ये होता है P इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर ऊपर देखिए m² v² लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो हम इसको p² नहीं लिख सकते हैं क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं p² अपॉन 2m। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया वो क्या किया, p² अपॉन 2m। तो इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल्स टू p²/2m। तो अगर हम मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी को के ई से या के से डिनोट कर रहे हैं तो हो जाएगा k इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। राइट, सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन दिस फॉर्मूला E इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी कोई बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। द इंक्रीज इन मोमेंटम इज, ऑप्शंस यहां पर देख लीजिए, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.414 टाइम्स, 1.732 टाइम्स। क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नोट्स जरूर बनाइए, हर क्वेश्चन को लिखिए, समझिए। राइट, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को बोला जा रहा है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम इंक्रीज किया गया, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आया। राइट, अभी जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि एनर्जी, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया, यहाँ पर आपने देखा एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी p² अपॉन 2m। राइट, अब कोई बॉडी है उसकी एनर्जी को 3 टाइम्स बढ़ाया गया, तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूले को हम इसको लिख सकते हैं p² इक्वल्स टू 2me। ई यहाँ पर क्या है, देखिए ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, ये जो ई है यहाँ पर ये है काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो अब हमें यहाँ पर देखिए p क्या मिलने वाला है, हमें p मिलने वाला है √2me। अगर p² 2me है तो p कितना होगा, p होगा 2me।
राइट। अब देखिए ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया मोमेंटम और एनर्जी के बीच में, P इक्वल्स टू √2mE। तो अगर इनिशियली आप मान लीजिए इनिशियली मोमेंटम कितना था, मोमेंटम था P और एनर्जी थी कितनी E, तो फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू 2mE। अब हमने क्या किया, एनर्जी को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 2m3e, मतलब हमने एनर्जी को 3 टाइम्स कर दिया, तो ये होगा न्यू मोमेंटम, राइट। इसको हम Pn करके लिख लेते हैं, सबस्क्रिप्ट में n लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू मोमेंटम, राइट। अब इसको थोड़ा और हम कर देते हैं सॉल्व, तो ये होगा Pn इक्वल्स टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू और रूट में हो जाएगा ये 2mE, और आप ऊपर देखिए पहले मोमेंटम था P इक्वल्स टू √2mE, और जब हमने 3 टाइम्स किया तो न्यू मोमेंटम कितना आया √3 इंटू 2mE। अब देखिए √2mE किसके इक्वल है, इनिशियल मोमेंटम के P के, तो हम इसे लिख सकते हैं Pn इक्वल्स टू √3p, या फिर आप डिवाइड कर दीजिए, राइट। डिवाइड करेंगे वहां से भी आपको यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि न्यू मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम का √3 टाइम्स है, और √3 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, √3 की वैल्यू होती है 1.732p, यानी जो न्यू मोमेंटम होगा वो 1.732 टाइम्स होगा इनिशियल मोमेंटम के, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया है तो मोमेंटम में कितना इंक्रीज आएगा √3 टाइम्स। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में √3 टाइम्स होता तो आप √3 टाइम्स को भी करेक्ट बोलते, लेकिन यहाँ पर √3 टाइम्स नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1.732, √3 की वैल्यू यही होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए आप, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा 1.732 टाइम्स। ओके गाइज, तो आप समझ पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, या फिर आपके जो एग्जाम्स जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिस्ट भी की है किन किन एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स का एक निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज अ ग्रेटर मोमेंटम। देखिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ पर 2 बॉडीज हैं, है ना, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। पूछा जा रहा है कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए लाइट बॉडी हैवी बॉडी दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा, बोथ हैव इक्वल मोमेंटम, या फिर कहा नहीं जा सकता कैन नॉट से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि भाई 2 बॉडीज हैं, हमने एक बॉडी बनाया, इसको हम बोल देते हैं m1 ऑब्जेक्ट है, और दूसरी जो बॉडी है उसको हम बोल देते हैं m2 मान लेते हैं। तो हमने कहा कि भाई m1 जो है m1 लेस देन m2 है, मान लेते हैं से हमने ऐसा कहा, लेट हमने कर लिया है, लेट सपोज m1 इज लेस देन m2। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो लाइट बॉडी है, सेकंड बॉडी जो m2 है जिसका मास m2 है वो थोड़ी हैवी बॉडी है, राइट। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बात को समझिएगा, यहां पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन हमने भी क्या पढ़ा था, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन था P इक्वल्स टू √2mE। आप समझ पा रहे हैं यहां से। अब अगर देखिए अगर मैं फर्स्ट बॉडी की बात करूं तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू √2m1e, क्योंकि एनर्जी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल है। और सिमिलरली जो सेकंड बॉडी है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा P2, उसका मोमेंटम हो जाएगा √2m2e। अब दोनों का मास तो मैंने अलग अलग लिखा m1 m2, 2 कांस्टेंट है, एनर्जी भी दोनों की इक्वल है, इसलिए मैंने E और E दोनों में वही लिखा है सेम, राइट। तो जनरल फॉर्मूले से मैंने दोनों का मोमेंटम बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, यानी P1/P2 कर दूं, तो आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए √2m1e को आप डिवाइड कर देंगे √2m2e के साथ। बात समझिए यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो P1/P2 का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा √m1/√m2, राइट, क्योंकि √e और √2 तो यहां पर कैंसिल हो जाने वाला है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, राइट। तो यहां पर जो मोमेंटम का रेशियो आएगा वो आएगा √m1/√m2। अब यहां पर क्लियरली आपने देखा कि अगर m1 m2 से कम है, अगर m1 m2 से कम है तो इसका मतलब
P1 भी P2 से कम होगा। आई बात समझ में? अगर M1 यानी जो लाइटर बॉडी है उसी का मोमेंटम कम होगा तो विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? हैवी बॉडी। जो हैवी बॉडी है उसी का मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब आपको लग रहा होगा ये तो देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें थोड़ा सा चीज़ें बदल जाएंगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा? जो बॉडी हैवियर होगी। तो हैवी बॉडी जो है, हैवियर बॉडी विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इफ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो बॉडीज हैं, एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है। इस बार हमें बताना है कि उन दोनों में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आ गई बात समझ में? तो हमने फिर अगेन मान लिया है कि भाई दो बॉडीज हैं, एक बॉडी M1 इसका मास है और दूसरी बॉडी है उसका मास कितना है? उसका मास है M2। तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं से M1 जो है वो M2 से कम है, राइट। और रिलेशन में पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑब्टेन किया है अभी। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा है कि भाई एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है P²/2m। तो यहाँ से आप ये भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पर क्या है? इक्वल है दोनों का, राइट। तो यहाँ से भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके कैसे बताएंगे, कैसे प्रूव करें, कैसे समझें चीज़ों को? तो हम दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाल लेते हैं। E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा देखिए P²/2m1 और E2 क्या हो जाएगा गाइज? E2 हो जाएगा P²/2m2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम है। अब यहां पर आप क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो यहां पर भी आपको E1/E2 का यानी जो ये E1 और E2 का रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखिए ये होगा P²/2m1 और यहाँ होगा P²/2m2। P² से P² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, M2 जाएगा ऊपर और M1 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो E1/E2 का रेशो क्या होगा? E1/E2 का रेशो होगा M2/M1, राइट। तो यहां पर आप देखिए क्लियरली, अगर M1 M2 से कम है यानी M2 M1 से ज्यादा है या M1 M2 से कम है, राइट, तो इसका मतलब E2 E1 से कम होगा, राइट। अगर M1 लेस देन M2 है तो यहां पर E2 लेस देन E1 होगा, राइट। तो विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? E1, जिसका मास कम है, राइट। तो यहां पर ऑप्शन होगा लाइट बॉडी। लाइटर बॉडी विल हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले आपने फॉर्मूला ऑब्टेन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, कितना यहां पर यूज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू बॉडीज A एंड B हैव वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मास ऑफ बॉडी A इज हाफ ऑफ द मास ऑफ बॉडी B। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो ऑफ। ऑप्शंस यहां पर आप देख लीजिए। यहां पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। दोनों की वेलोसिटी का जो रेशियो है वो है 2:1। मास ऑफ बॉडी A इज हाफ ऑफ द मास ऑफ बॉडी B। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो बताना है दोनों बॉडीज का। ओके, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन यहां पर दिया गया है। यहां पर दिया गया है वेलोसिटीज का रेशियो, यानी VA/VB हमें गिवन है और वो दिया हुआ है 2/1, यानी VA रेशियो VB कितना है? 2:1, तो 2/1 हम उसको लिख लेते हैं। VA/VB 2/1 दिया हुआ है। और जो मास ऑफ A है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है MB का हाफ, यानी सेकेंड बॉडी के मास का हाफ दिया हुआ है। दोनों हमें गिवन है, हम लिख भी देते हैं, ये दोनों हमें गिवन है, राइट। अब हमसे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है हमसे KA/KB, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हो जाएगा हाफ MA/VA का स्क्वायर अपॉन हाफ MB/VB का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया देखिए, KA/KB कितना आ जाएगा? यहां पर आप देख रहे हैं ये हो जाएगा MA/VA का स्क्वायर अपॉन MB/VB
वी बी का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके वी ए और वी बी का रेशो क्या है, 2:1, और एम ए जो है वो एम बी बाई 2 है, यानी एम बी क्या हो गया, 2 ma। तो हम यहाँ पर एम ए को एम ए लिख देंगे और एम बी कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा 2 ma, राइट, जो हमें गिवन है वहाँ से हम लिख पा रहे हैं। और वी ए बाई वी बी कितना होता है, 2/1, और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। सो के ए अपॉन के बी का रेशो क्या आएगा गाइज, के अपॉन के बी का क्या आएगा, एम ए से एम ए कैंसिल, ये हो गया 1/2 इंटू 4/1, 2/4, तो ये आ जाता है के ए बाई के बी इक्वल्स टू 2/1, यानी जो यहाँ पर वैल्यू आई वो क्या आई, 2:1। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए 2:1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छे से, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है, जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डाइन। तो यहाँ पर आप समझ लें कि जूल, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट तीनों ही एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, लेकिन डाइन नहीं होती है, राइट। डाइन फोर्स की यूनिट है, सीजीएस यूनिट, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो ये भी आप नोट कर लें। 1 कैलोरी में लगभग 4.2 जूल्स होते हैं। ओके गाइस, 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, राइट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो तीनों ही ये एनर्जी की यूनिट्स हैं, लेकिन डाइन नहीं है। डाइन फोर्स की, ये जो डाइन है यहाँ पर, डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, राइट, न्यूटन। ओके, डिराइव्ड यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 200 ग्राम बॉक्स विच इज एट रेस्ट, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है, कितने ग्राम का है, 200 ग्राम का है, राइट। इस पर जो है एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, इनिशियली ये रेस्ट में है, यानी इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 है। ओके, बोला जा रहा है कि कितने समय बाद, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 50 मीटर पर सेकेंड, कितने समय बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका मास है वो है 200 ग्राम, हम इसको 0.2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, राइट। फोर्स कितना लगा है, फोर्स लगा है 5 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हमें पता है फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं F इक्वल्स टू ma होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा देखिए F/m, और फोर्स कितना है यहाँ पर, फोर्स है 5 न्यूटन और मास है 0.2 kg। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आपको यहाँ पर मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, राइट। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था, राइट। एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, देखिए हमें पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी v इक्वल्स टू u प्लस at। हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए v कितना है, v यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल स्पीड उसकी कितनी हो जानी है, 50 मीटर पर सेकेंड हो जानी है। इनिशियल कितनी है, इनिशियल है 0, ये भी हमें गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन आया 25, और t हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है, टाइम की वैल्यू में यहाँ पर जाननी है कि कितने समय बाद उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये होगा देखिए 50 इक्वल्स टू 25t,
और टी की वैल्यू आ जाएगी देखिए कितनी, 2 सेकेंड, राइट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 2 सेकेंड, डी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। देखिए तो पहले हमने एक्सेलरेशन ऑब्टेन किया, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी वैल्यू पुट करके फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके हमने टाइम निकाल लिया कि कितने समय बाद उसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल moving along a straight line path varies with time according to relation x equals to 8t minus 5t square, where x is in meter, t is in second, the initial velocity of the particle is। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो पोजीशन है पार्टिकल की वो समय के साथ चेंज हो रही है ना, समय के साथ चेंज हो रही है। कहने का मतलब x जो है यहाँ पर, x है यहाँ पर जो, ये टाइम का फंक्शन है, दिया हुआ है x इक्वल्स टू 8t माइनस 5t स्क्वायर्ड, राइट। और x यहाँ पर मीटर में है, t यहाँ पर सेकंड में है। तो अगर हमें वेलोसिटी जाननी है तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यानी हम करेंगे dx बाई dt, राइट। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसका कर देंगे dx बाई dt। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 8t माइनस 5t स्क्वायर्ड, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप थोड़ा सा एल्जेब्रा का आप डिफरेंशिएशन समझ लें, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन आपको आना बहुत ज़रूरी है, कम से कम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हमें मिल जाएगी अगर हम 8t माइनस 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए t रेज़ टू पावर n दिया हुआ है और हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है n t रेज़ टू पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है t की वो शुरू में मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर एक नंबर कम हो जाएगी, राइट, n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए 8t, तो यहाँ पर t की पावर क्या है 1, और 1 आ जाएगा शुरू में मल्टीप्लाई में, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 1, और t की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगी। तो t की पावर कितनी हो गई 0, राइट। आगे गए, आगे माइनस लिखा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5t स्क्वायर का, तो t शुरू में आ जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, और t की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1, राइट। सो इट विल बी 8 इंटू 1, यानी किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है, माइनस 10 इंटू टी, क्योंकि ये जो पावर है 2 माइनस 1 वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आई 8 माइनस 10t, राइट। यहाँ पर आपको वेलोसिटी मिल गया। तो आपने देखा कि वेलोसिटी जो है ये भी टाइम का फंक्शन है, यानी समय के साथ चेंज हो रहा है। देखिए आप टाइम की वैल्यू 0 रखिए तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। आप टाइम की वैल्यू 2 रखिए तो आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी। कहने का मतलब समय पर डिपेंड कर रहा है, जैसे x की वैल्यू समय पर डिपेंड कर रही थी टाइम पर, उसी तरह v की वैल्यू भी डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको टाइम की वैल्यू 0 रखनी होगी। अगर आप जानना चाह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, तो आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू 0 रख दीजिए वेलोसिटी एक्सप्रेशन में, राइट। तो v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू है 8 माइनस 10t। अब यहाँ पर आप 0 पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8 माइनस 10 इंटू 0, यानी टाइम की जगह आपने यहाँ पर 0 रखा, राइट। तो ये आ गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहले तो x का आप डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर उसमें आप t की वैल्यू 0 रख दीजिए, राइट। अगर t की वैल्यू वहाँ पर आ ही नहीं रही है, यानी इस वेलोसिटी फंक्शन में t आता ही नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी हमारी सेम रहने वाली है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो कोई फाइनल हो। अगर यहाँ पर इनिशियल ना पूछकर किसी टाइम पर पूछा होता कि एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो आप यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया है अपने वेलोसिटी का, ये इसमें आप t की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू रखते, 3 सेकेंड 4 सेकेंड जो भी आपको रखना था। खैर यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया था, तो हमने t की वैल्यू 0 रखी, और 0 रखने के बाद वेलोसिटी की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप अभी निकाल लेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम, इनिशियल टाइम या फिर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको निकालना होगा, तो वेलोसिटी फंक्शन में t की जगह उस वैल्यू को रख देंगे आप,
ओके चलिए, तो यहाँ पर होगा 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बोला जा रहा है ए पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement s, यहाँ पर x की जगह s बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट को, at any time t is given by s equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters, find the velocity when the acceleration is 0। अब देखिए यहाँ पर टाइम नहीं बोला जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी बताइए, यहाँ पर बोला जा रहा है जब एक्सेलरेशन 0 हो तब वेलोसिटी बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, 9 मीटर पर सेकेंड, -9 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, -13 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो यहाँ पर हमें अगेन हमने लिखा भाई डिस्प्लेसमेंट जो है फंक्शन वो टाइम का फंक्शन है, वैल्यू दे रखी है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी v हमें कैसे मिलेगा वेलोसिटी, हम s का डिफ्रेंशिएशन कर दें फर्स्ट डेरिवेटिव ds बाई dt, तो ये होने वाला है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 अपॉन dt। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 शुरू में आ जाएगा और t की पावर हो जाएगी 2। उसी तरह माइनस साइन आगे फिर 6t स्क्वायर, तो 2 शुरू में आएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 12, और t की पावर एक कम हो जाएगी यानी t हो जाएगी। उसके बाद 3 एज इट इज रह जाएगा और dt बाई dt यानी क्या होगा सिंपली 3 या बाहर और dt बाई dt है ना, तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 3t का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 और उसके बाद 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, याद रखें। यानी किसी एक्सप्रेशन में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और कोई कांस्टेंट टर्म आ गई तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, तो आपको यहाँ पर एक वेलोसिटी फंक्शन मिल गया। यानी यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया है वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, बोला जा रहा है एक्सेलरेशन जहाँ पर 0 हो। तो अगर आप इस वेलोसिटी फंक्शन का एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दें तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कहने का मतलब dv बाई dt कर दें, आप इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 to 6t एंड इट विल बी -12 और 3 का हो जाएगा 0, राइट। तो वैल्यू आ गई 60 - 12, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 60 - 12। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कहने का मतलब 60 - 12 जो है उसको हम 0 के साथ इक्वेट कर दें, तो ये हो जाएगा 60 = 12 और t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 कब हुआ, एक्सेलरेशन 0 हुआ जब t की वैल्यू 2 सेकेंड थी। तो अब आप इस t की वैल्यू को वेलोसिटी फंक्शन में रखकर 2 सेकेंड को रखकर वेलोसिटी की वैल्यू जान लें, क्योंकि अब हमें पता लग गया एक्सेलरेशन 0 कब था, एक्सेलरेशन 0 था जब t की वैल्यू 2 सेकेंड थी। तो आप अब इस t की वैल्यू को v वेलोसिटी फंक्शन में रखेंगे और वेलोसिटी की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 प्लस 3, आगे 0 है, तो ये होगा 2 to 4 और 3 12 -24 प्लस 3, राइट। और ये आ जाएगा वैल्यू -9 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में बी जो है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी -9 मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्सेलरेशन 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, -9 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल की। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको आप देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। An object travels northward with a constant velocity. The net force acting on the object will be towards south, towards north, towards east और 0। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट है और वो कॉन्स्टेंटली नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, राइट। तो हम मान लेते हैं भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी है यहाँ पर कांस्टेंट, राइट। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पर वो नॉर्थ की तरफ करेगा। मान लीजिए इधर नॉर्थ है, राइट, इधर हम मान लेते हैं इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, राइट। तो पूछा जा रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ एक्ट करेगा, ईस्ट की तरफ करेगा, वेस्ट की तरफ करेगा या फिर साउथ की तरफ करेगा या फिर 0 होगा। तो यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए, थोड़ा यहां पर सोचिए क्या सही होगा ऑप्शन, क्या सही ऑप्शन होगा। देखिए
जो फोर्स का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पर बोला जाता है एफ नेट इक्वल्स टू, बोला जाता है एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, राइट। और अगर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, राइट, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी, और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है तो ये होगा जीरो। तो यहाँ पर ऑल दो एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन कुछ कंफ्यूजन रहता है, देखिए कंफ्यूजन क्या रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई अगर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो फिर वो मूव कैसे कर रहा है ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, अनलेस अंटिल एक्टिंग अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अगर हम मान लें कि कोई फ्रिक्शन नहीं है और बॉडी v कांस्टेंट v से यानी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कुछ नहीं है। लेकिन सोचिए अगर फ्रिक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही थी लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया काइनेटिक, तो अब तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो तो धीरे धीरे कम होगी। तो हमें यहाँ पर ये मानना है कि यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स लग रहा होगा, लगाया जा रहा होगा अप्लाइड फोर्स, जो कि इस काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लगाया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर एफ ए और एफ के इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो ऐसे केस में v कांस्टेंट रहने वाला है अगर हम एफ ए अप्लाई करें जस्ट एफ के इक्वल, राइट। तो मान लीजिए पहले वेलोसिटी v वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो हमने यहाँ पर एफ ए लगाया एफ के को ओवरकम करने के लिए। अब सोचिए अगर यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब एफ ए एफ के से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा और कुछ एफ नेट की वैल्यू में मिलेगी, और एफ नेट होगा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एफ नेट की डायरेक्शन होती है ना। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एफ नेट की डायरेक्शन किधर आएगी, वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट में, यानी जिधर मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट में। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा जीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए मैंने आपको सभी केसेस समझा दिए हैं, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटीज, यानी अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोला जा रहा है तो हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी। तो इसका जो रेशियो है ये 1 के इक्वल होगा, 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, या फिर इक्वल और ग्रेटर होगा, यानी इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो हमें समझना होगा एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना वो डिस्प्लेस किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जितना भी उसने टोटल टाइम लिया, राइट। अब देखिए मान लीजिए हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि रास्ता हो सकता है स्ट्रेट ना हो, है ना। तो अगर हम कहें कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे और टोटल टाइम देखेंगे। लेकिन पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही, तो हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्चुअली उसने कितना डिस्प्लेस किया उतने ही समय में। तो आप देखेंगे समय तो इक्वल है, टोटल टाइम तो इक्वल है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है स्ट्रेट गया हो। तो अगर स्ट्रेट ही गया होगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, तो उस केस में तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मान लीजिए उसका पाथ जो है वो कर्ड है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, राइट। क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकती है या फिर ज्यादा होगी, कम नहीं होगी कभी भी डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इक्वल टू मोर देन 1, यानी इक्वल भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाता, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, अगर पूछा जाता कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड, यहाँ पर बोला जा रहा है एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी,
तो अगर बोला जाता है कि एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड, तो क्या होता, तो होता लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो आप ये ध्यान यहां पर रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्सेज, यहां पर कुछ फोर्सेज दिए हैं हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स, हमें बताना है गाइस कि वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा यहाँ पर। तो देखिए जो वीकेस्ट फोर्स होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं नेचर में। अगर हम बात करें नेचर की, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, मैं लिख देता हूं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज? सबसे पहले होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेज, दूसरे होते हैं देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। थर्ड वन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और फोर्थ वन होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस यानी वो फोर्स है जिसके कारण न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन बाउंड रह पाते हैं। अदरवाइज प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करने चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो बाउंड रह पाते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं नेचर में, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीकेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर वीकेस्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया था। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था तो हम क्या बताते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है ये किस में आते हैं? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्सेस में यहाँ पर ऑल्दो इन्होंने एक साथ ही लिख दिया है, ये दोनों न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा जाए तो अगर ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं तो आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज न्यूक्लियर फोर्सेज को करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, वीकेस्ट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन साउंड से है, साउंड टॉपिक से। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज, देखिए ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, यानी किस फ्रीक्वेंसी रेंज में ह्यूमन ईयर जो है साउंड को डिटेक्ट कर पाता है। मान लीजिए इधर से साउंड आ रहा है और ईयर तक पहुंच रहा है, तो लगभग 20 हर्ट्ज से, देखिए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है, राइट। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब है 20,000 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही होगा। देखिए ह्यूमन ईयर जो है उनके लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, राइट। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करें आप कि जो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है, राइट, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। याद रखिएगा आप, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, या फिर इंफ्रासोनिक वेव की भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगर हम 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की बात करें तो वो होती है अल्ट्रासाउंड, या अल्ट्रासोनिक वेव भी हम उसको बोलते हैं। जैसे अगर सिस्मिक वेव्स की बात आती है तो अल्ट्रासोनिक, है ना। अगर साउंड वेव की बात करें तो अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मतलब 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ऑडिबल रेंज ह्यूमन ईयर के लिए आपने समझा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल्स डू नॉट वाइब्रेट, vibrate but not in any fixed direction, vibrate perpendicular to the direction of wave propagation, vibrate along the direction of wave propagation। तो देखिए जिधर वेव प्रोपगेट करती है, मान लीजिए वेव प्रोपगेट कर रही है किसी स्पीकर से किसी इंसान की तरफ, किसी पर्सन की तरफ वेव इस तरह प्रोपगेट कर रही है, राइट। तो ये है एनर्जी का फ्लो, वेव का फ्लो, वेव किधर वो फ्लो कर रही है, किधर प्रोपगेट कर रही है। तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड जो है, साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिस तरफ वेव प्रोपगेट कर रही है उसी के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं, राइट। यानी उसी के अलोंग ही वाइब्रेट करते हैं, उसके परपेंडिकुलर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, राइट। और इस तरह की वेव को, जिसमें पार्टिकल्स वेव के प्रोपगेशन के अलोंग ही वाइब्रेट करें,
इस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा ये बात, और क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर पार्टिकल्स वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उस तरह की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो वी कैटेगराइज वेव अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो जहां पर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, वो वेव प्रोपगेशन के अलोंग हो तो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, राइट। जैसे कि लाइट की हम बात करें, इंफ्रारेड वेव्स की बात करें या फिर माइक्रोवेव्स की बात करें, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। वो एक ट्रांसवर्स वेव है, उसमें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साउंड वेव डू नॉट ट्रैवल थ्रू। देखिए साउंड वेव सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, गैसेस में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं। और साउंड वेव क्या है, साउंड वेव को तो मीडियम की जरूरत है, मटेरियल पार्टिकल्स की जरूरत है प्रोपगेट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन साउंड वेव को होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन साउंड वेव वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव आर, यहां पर है ब्लैंक इन नेचर, तो यहां पर बताइए क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स होगा, पार्टली लॉन्गिट्यूडनल पार्टली ट्रांसवर्स होगा, समटाइम्स लॉन्गिट्यूडनल समटाइम्स ट्रांसवर्स होगा। तो यहां पर जो ब्लैंक है, यहां पर जो फिलअप है, इसमें आप क्या फिल करेंगे, बताइए यहां पर क्या सही होगा। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, पार्टली लॉन्गिट्यूडनल, पार्टली ट्रांसवर्स और समटाइम लॉन्गिट्यूडनल समटाइम ट्रांसवर्स। तो अभी हमने डिस्कस किया जस्ट अभी कि साउंड वेव में पार्टिकल का जो मोशन है वो वेव के प्रोपगेशन के अलोंग ही होता है, यानी जो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है ना, अबाउट देयर मीन पोजिशन, कभी आगे जाएंगे कभी फिर पीछे, तो वेव के अलोंग होता है। तो ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो यहां पर हम फिलअप में क्या भरेंगे, यहां पर हम भरेंगे लॉन्गिट्यूडनल। ओके गाइस, तो साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, राइट। जहां पर पार्टिकल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोशन है वो परपेंडिकुलर हो वेव मोशन के, जैसा कि स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग को अगर हम, रस्सी को अगर हम एक साइड से बांध दें और दूसरी तरफ से हम उसको इस तरीके से मूव कराएं, तो वहां पर पार्टिकल का जो मोशन है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो वहां पर हम कहेंगे वो ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, राइट। तो साउंड वेव तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन्स अनचेंज व्हेन ए साउंड वेव ट्रैवल्स इन एयर और इन वाटर। मान लीजिए साउंड वेव है वो वाटर से एयर में जा रही है, फिर एयर से वाटर में जा रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी, बाकी चेंज होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। हमने लाइट के केस में पढ़ा है, राइट, कि व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज। तो सिमिलरली साउंड के केस में भी, साउंड वेव के केस में भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, लेकिन वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सब चेंज हो सकते हैं, राइट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सही आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की चेंज नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। तो यहां पर आप देखिए हमें ऑप्शन दे रखे हैं, रेडियो वेव्स, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव, साउंड वेव। इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर हम कैटेगराइज करें वेव को तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये तो हो गया पार्टिकल के वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। अगर पार्टिकल वेव के अलॉन्ग ही वाइब्रेट कर रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर परपेंडिकुलर कर रहा है वेव मोशन के तो ट्रांसवर्स। अगर हम वेव को कैटेगराइज करें, है ना, हम इस तरह भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि वेव मैकेनिकल वेव है या फिर नॉन मैकेनिकल वेव है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो अगर मैं यहां पर कैटेगराइज करूं मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को, राइट, तो क्या डिफरेंस होगा मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल को देखिए मीडियम की जरूरत होती है, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, फॉर देयर प्रोपगेशन, है ना। हम लिख सकते हैं दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लेकिन इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड
मीडियम नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन। एग्जाम्पल है जैसे कि ईएम वेव्स। ओके, तो ईएम वेव क्या है? एक नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती अपने प्रोपगेशन की, अपने फ्लो के लिए, लेकिन मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है। तो साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव को पार्टिकल्स की जरूरत है मूव करने के लिए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट में, राइट। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। अब जो बाकी की वेव्स हैं यहाँ पर, रेडियो वेव्स, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव, ये सब ईएम वेव्स हैं। और ईएम वेव्स क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लाइट वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, राइट। क्योंकि ये क्या है? ये नॉन मैकेनिकल है, ये ईएम वेव्स है। ओके, तो यहां पर साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज मेजर्ड इन। देखिए वेवलेंथ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेवलेंथ को हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, राइट। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हर्ट्ज जो यूनिट है ये होती है फ्रीक्वेंसी की। बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की, सेकेंड्स होती है टाइम की, और डेसिबल जनरली हम लाउडनेस के लिए हम यूज करते हैं, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन इको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड। देखिए इको हमें कब सुनाई पड़ता है? जब साउंड वेव जाती है कहीं से टकराकर वापस आती है, कहने का मतलब रिफ्लेक्टेड, यानी जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी तो हमें इको सुनाई देगी। तो हम बोलते हैं यहां पर इको अकर्स व्हेन अ साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अनदर नेम फॉर द यूनिट हर्ट्ज इज। यहां पर हर्ट्ज के लिए एक और नाम हम अगर बताएं तो क्या होगा? साइकिल्स पर सेकेंड, सेकेंड्स पर साइकिल, मीटर पर सेकेंड्स और डेसिबल। डेसिबल के बारे में हमने अभी पढ़ा। डेसिबल तो लाउडनेस को हम बताने के लिए यूज करते हैं। मीटर पर सेकेंड्स वेलोसिटी या फिर स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं हम इसमें, राइट। तो यहां पर देखिए आप साइकिल्स पर सेकंड जो है कि कितनी साइकिल, वेव कितनी साइकिल पर सेकंड कंप्लीट कर रही है, ये होती है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी। यानी किसी वेव की में कितनी साइकिल्स पर सेकंड कंप्लीट हो रही हैं, उसकी उसी से हम बताते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। और फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज। तो अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें, 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है वेव, राइट। तो यहां पर जो होगा सही आंसर क्या होगा? साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, तो हर्ट्ज को हम इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं, साइकिल पर सेकेंड। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड। देखिए तो हम अभी हमने डिस्कस किया था कि 20 हर्ट्ज से बिलो को हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अल्ट्रासाउंड। यानी जो भी साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, या फिर जो सिस्मिक वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उनको हम अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल्स एक्सेलरेशन डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, इज जीरो, रिमेन्स ए नॉन जीरो कांस्टेंट। देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन से है क्वेश्चन। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर एक प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका गया, लेट से एक प्रोजेक्टाइल है इसको फेंका जाएगा तो इस तरह से अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा, और इसको किसी एंगल पर फेंका गया है थीटा पर, और लेट से जब इसको फेंका गया था तो इसकी वेलोसिटी थी v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अगर हम इसको रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे v cos थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे v sin थीटा। अब आप देखिए यहां पर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। तो यहां पर v sin थीटा की वैल्यू जो है ये चेंज होती जाएगी, यानी आप देखेंगे इनिशियली ये ज्यादा होगी, फिर जैसे ही टॉप पर पार्टिकल पहुंचेगा यहां पर इस पॉइंट पर, ओके, यहां पर जाते जाते साइन कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस कंपोनेंट बचेगा। तो हम कहेंगे थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल v cos थीटा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, जब तक कि वो O से B पॉइंट पर जहां पर जाकर वो हिट करेगा अर्थ को, अगर हम अर्थ पर कोई चीज फेंक रहे हैं तो B पॉइंट तक, O से लेकर B पॉइंट तक v cos थीटा कांस्टेंट रहता है, लेकिन v sin थीटा की वैल्यू पहले डिक्रीज करती है और फिर दोबारा इंक्रीज करती है। जैसे एक बॉडी को हम जनरली 1 डायमेंशन में ऊपर की तरफ फेंकें तो भी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है, ऊपर जाकर जीरो जाती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करती है। उसी तरह हमने यहाँ पर v को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया और फिर यहाँ पर देखा कि v sin थीटा की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है,
फिर 0 हो गई इस हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन v cos थीटा जो कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो क्या है? वो 0 है। ओके, इसीलिए v cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहां पर होगा इज 0। ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज 0। ओके, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश, रियल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो देखिए एक बात तो आप ध्यान रखें, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड होगी हमेशा, राइट? क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। और अगर इमेज वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज रियल है और इरेक्ट है। तो यहां पर तो खैर बहुत ही सिंपल, आप देखिए रियल के साथ इरेक्ट ये गलत है बिल्कुल, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड ये भी गलत है ना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट और रियल के साथ इरेक्ट ये भी गलत है। तो ये तो वैसे ही हमारी समझ में आ गया कि इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। लेकिन अगर इसको हम डिटेल में जानें, डिटेल में देखें, तो आप ये ध्यान रखें कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। कहने का मतलब सीधी छोटी इमेज बनाता है। इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं उसमें रियर व्यू के लिए जो बीच में मिरर लगा रहता है, फिर साइड में जो मिरर्स लगे रहते हैं, पीछे पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए जो रियर व्यू मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। क्यों? क्योंकि ये पीछे आने वाले जो व्हीकल्स हैं उनकी छोटी इमेज बनाएगा और सीधी बनाएगा। अगर हम कॉनकेव मिरर लगा दें तो कॉनकेव मिरर में डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही है वो उल्टी भी बन सकती है और सीधी भी बन सकती है। वो डिपेंड कर रहा है कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट मिरर के कितना क्लोज है, कितना दूर है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर लगाएंगे तो कभी कभी गाड़ियां उल्टी हो जाएंगी, है ना। इमेज जो बनेगी शीशे में, मिरर में गाड़ियों की, वो कभी कभी इन्वर्टेड भी होगी। तो इसलिए हम कॉनकेव तो यूज ही नहीं करते। प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का है, जो पीछे आने वाले व्हीकल का है, उतना ही साइज की वो इमेज बनाएगा। तो पता लगा उस पूरे मिरर में एक गाड़ी भी, एक व्हीकल भी पूरा नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमें मिरर में 2-3 गाड़ियां पीछे, 3-4 गाड़ियां दिख जाती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी इमेज बना रहा होता है और हमेशा सीधी बनाता है। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। अगर आपने 10th में या फिर 12th में इस पर डायग्राम पढ़े हो तो आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, ओके, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए मिरर के सामने, ओके, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी? पीछे बनेगी, छोटी बनेगी। जैसे एक रे आप पैडल लेकर आए, वो कैसे जाएगी? जैसे कि वो फोकस से जा रही हो। यहाँ पर ये फोकस है और ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, राइट। दूसरी आप रे लेकर आइए पोल पर। अगर मान लीजिए पोल है, मिड पॉइंट, पोल पर एक रे आई, इस तरीके से देखिए। अब दोनों रेज जो हैं, फर्स्ट रे और सेकंड रे, लेफ्ट में तो मीट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब समवेयर और राइट में हम उनको वर्चुअली मीट कराएंगे। तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए जहां पर ये दोनों मीट कर रही हैं, ये पॉइंट, यहां पर ही वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, ये छोटी इमेज बन गई। देखिए अगर आप कंपेयर करें ऑब्जेक्ट से इमेज को तो छोटी भी है, डिमिनिश्ड है। इरेक्ट मतलब सीधी है, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअली बन रही है, मतलब रेज को वर्चुअली मीट कराना पड़ रहा है। रियली में रेज मीट नहीं कर रही हैं। वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि रेज वर्चुअली मीट कर रही हैं, रियली मीट नहीं कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, ऑप्शन देख लीजिए, सन, मून, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी रोशनी होती है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जो लाइट के कारण हमें दिखते हैं। जैसे कि आप अपने रूम में गए, आपने बल्ब देखा, बल्ब की अपनी रोशनी है तो हो गया ल्यूमिनस, लेकिन उसी बल्ब की रोशनी की वजह से हम बाकी चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे कि बेड है, फैन है, राइट, टेबल है, ये सब क्या है? ये नॉन ल्यूमिनस है। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें देखिए, बल्ब क्या है? ल्यूमिनस होता है, बल्ब की अपनी लाइट है। कैंडल, कैंडल हमें क्यों दिखती है? क्योंकि कैंडल की अपनी लाइट है, राइट, तो कैंडल भी ल्यूमिनस है। सन, सन की भी अपनी रोशनी है। लेकिन मून, हमें देखेंगे आप, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, मून सन की लाइट की वजह से हमें दिखता है,
राइट। तो यहाँ पर मून हो गया नॉन ल्यूमिनस। उसी तरह स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स भी ल्यूमिनस होते हैं। अब वो नाइट में क्यों दिखते हैं? क्योंकि नाइट में हमें सन नहीं दिखता है, सन की रोशनी में दिन में वो हमें नहीं दिखते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, है ना। तो जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स भी ल्यूमिनस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मून जो है, मून है नॉन ल्यूमिनस, मून की अपनी लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऑप्शन देख लीजिए। ऑल्दो आपने बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ा भी होगा 10th में। देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, कॉनकेव ले लिया हमने, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाता है पोल, ये जो पॉइंट्स हैं, राइट। पोल से फोकस की दूरी जो होती है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से इसको डिनोट कर लेते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी है, डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फोकस होता है, फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में होता है लगभग। तो हम कह सकते हैं ना कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय, मतलब यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बन रही है मान लीजिए, और वो ऑब्जेक्ट से लार्जर है, यानी मैग्नीफाइड है। वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड है। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, मैंने अभी आपको बताया वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक वर्चुअल और एक मैग्नीफाइड इमेज। अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है ना। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस छोटी इमेज बनाता है हमेशा, सॉरी कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो ये भी नहीं होगा। प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है ना। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा छोटी इमेज बनाता है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसीलिए हम उसको रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं व्हीकल्स में। तो बचा क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, राइट। वर्चुअल जो होती है, वर्चुअल अगर कब बनती है, देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, कॉनकेव मिरर यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, तो देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, फोकस और पोल के मिड में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ये ऑब्जेक्ट है ना, हम इसको लिख लेते हैं ए बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है। तो अगर फोकस और पोल के मिड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, है ना। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो मैग्नीफाइड है। अब ये बनती कैसे है, तो इमेज डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। तो हम ऑब्जेक्ट की टिप से एक रे पैरेलल लेकर जाते हैं, वो फोकस से होकर जाती है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट की टिप से एक रे पोल से लेकर जाएं तो वो इस तरीके से चली जाएगी। अब देखिए दोनों लेफ्ट साइड मीट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब वर्चुअली ये पीछे की तरफ जाकर समवेयर मीट करेंगी। ये जहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर ही जहाँ हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट था ए बी और इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश, राइट। तो इमेज डायग्राम भी की भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो गई है, आपने समझ लिया है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के मिड में हो, ये भी आप ध्यान रखें। अदरवाइज अगर फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट चला जाएगा, फोकस के बियॉन्ड, दूर फोकस से, राइट, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो यहाँ पर वर्चुअल और मैग्नीफाइड पूछा जा रहा था, इसलिए हम बोलेंगे पोजीशन पूछ सकते हैं आपसे, पोजीशन क्या होगी, इन बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, राइट। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे MCQs लेकर आऊँगा जो आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में, स्पेशली सुपर टेट में जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।